अगर आप अब देखेंगे तो हम कवर करने जा रहे हैं लगभग 1200 सालों का टाइम पीरियड कि 1500 बीसी के बाद से भारत के अंदर एक कम्युनिटी का आना शुरू हुआ विच वाज लेटर ऑन कॉल्ड आर्यंस। आगे चलकर हमें देखने को मिलता है 1500 बीसी के आसपास की ये पॉपुलेशन अब धीरे धीरे करके भारत में गंगा नदी की ओर बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे ये पॉपुलेशन का जो शिफ्ट है वो गंगा रिवर की तरफ बढ़ता जा रहा है। साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ सेंट्रल और साउथ इंडिया के अंदर। इसी बीच में हमें देखने को मिलता है कि 6th सेंचुरी बीसीई में अब ये जो सेटलमेंट थे ये धीरे धीरे करके अब राज्य की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो गुप्तास ने लैंड ग्रांट करना शुरू किया और माना जाता है कि गुप्तास के अंडर में लार्ज स्केल में जमीन का दान होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों और लोकल सामंतों को खुश करना चाहते थे। सामंत कौन होता है? सामंत ऐसा समझो कि किसी इलाके का लोकल रूलर। ठीक है सर। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम समीर त्रिपाठी, योर हिस्ट्री एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। दोस्तों, ये हमारी हिस्ट्री के माइंड मैप सेशन का चैप्टर नंबर 2 है और आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 2 दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज 6000 बीसीई टू 6000 सीई। अगर आप अब देखेंगे तो हम कवर करने जा रहे हैं लगभग 1200 सालों का टाइम पीरियड। लास्ट लेक्चर की अगर थोड़ी सी बात करूं तो आपको याद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे थे। यहां पर रफली हमने टाइम पीरियड जो कवर किया था वो था 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक का लगभग। तो सर ये 1900 बीसी के बाद से लेकर 1900 बीसीई के बाद से लेकर जो हमारा आगे का टाइम पीरियड है दैट इज 600 बीसीई, इस टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? क्योंकि हमारा चैप्टर तो सीधे 600 बीसीई से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसी पीरियड को बोला जाता है वैदिक पीरियड। होता क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हुआ, हमने देखा, और उसके कई सारे अलग अलग रीजन थे। उनमें से एक रीजन जो माना जाता है वो था आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्यंस ने आकर इन्वेड किया। खैर वो थ्योरी उतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, बट हाँ एक चीज हम जरूर जानते हैं कि 1500 बीसी के बाद से भारत के अंदर एक कम्युनिटी का आना शुरू हुआ विच वाज लेटर ऑन कॉल्ड आर्यंस। आर्यंस का भारत आना शुरू हुआ। आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमारे भारत की जो पॉपुलेशन थी वो मेनली नॉर्थ वेस्ट पर सेटल थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जब एंड होता है तो हमें देखने को मिलता है कि अब ये पॉपुलेशन जो है एक जगह पर सिमटती हुई जा रही है और थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। आगे चलकर हमें देखने को मिलता है 1500 बीसी के आसपास की ये पॉपुलेशन अब धीरे धीरे करके भारत में गंगा नदी की ओर बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे ये पॉपुलेशन का जो शिफ्ट है वो गंगा रिवर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अर्ली वैदिक पीरियड में ये हमारा सेटलमेंट का इलाका था जिसको सप्त सिंधु इलाका बोला जाता है, और आगे चलकर लेटर वैदिक पीरियड में गंगा वैली बहुत इंपॉर्टेंटली ऑक्यूपाइड हो जाती है। अब इतिहासकार क्या मानते हैं, वो 1500 से लेकर 500 बीसीई को वैदिक पीरियड बोलते हैं। वैदिक पीरियड को वैदिक पीरियड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पर हमें वेदों के थ्रू जानकारी मिलती है इस पूरे पीरियड की। माना जाता है कि एक नई कम्युनिटी भारत में आकर सेटल होना शुरू हुई जिसको आर्यंस कहा गया। अब सर ये आर्यंस कौन थे, कहां से आए, क्या थे, इसके ऊपर हम उतना डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यंस वर अ लिंग्विस्टिक ग्रुप, एक भाषा के आधार पर बेस्ड ग्रुप था जो कि पास्टोरलिज्म करता था, जो कि चरवाहे थे और ये संस्कृत भाषा बोलते थे। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। तो डेफिनेटली जितने भी लोग बाहर से आए जो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे उन सभी को एक टर्म दिया गया आर्यंस, और इन आर्यंस ने कॉम्पोजिशन किया वेदों का। अब वैदिक पीरियड को इतिहासकार दो हिस्सों में बांट देते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 बीसीई के बीच में चलता है। इस टाइम पे हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो है ऋग्वेद, और यहां पर लोग मेनली ट्राइबल पास्टोरलिज्म कर रहे हैं। 1000 बीसी में आयरन का इस्तेमाल होना शुरू होता है और कहीं ना कहीं ये जो फेज है ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच का जो फेज है इसको बोला जाता है लेटर वैदिक फेज। यहां पर हमें जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। अब चूंकि हमें आयरन मिल चुका है तो ये जो आर्यन कम्युनिटीज हैं जो कि पहले केवल चरवाहे थे, अब वो नए नए इलाकों में जाकर सेटल होना शुरू हो रहे हैं, पर्टिकुलरली गंगा वैली के इलाकों में। और अब चूंकि उनके पास आयरन है तो अब वो जंगलों को काट सकते हैं और इन नए इलाकों में खेती कर सकते हैं, और यहीं से राज्यों का सेटलमेंट होना शुरू हुआ। लोगों ने एक एक जगह पर सेटलमेंट करना शुरू किया एंड दिस वाज कॉल्ड जनपद। बेसिकली जो ये ट्राइबल पीपल थे ये ट्राइबल पीपल को जन कहा जाता था। जन का मतलब होता था पीपल। अब जब वो लोग पास्टोरलिज्म कर रहे थे या चरवाहे थे तो उनके लिए लैंड उतना जरूरी नहीं था, उनके लिए जरूरी था पशु। लेकिन जब उन्होंने खेती करनी शुरू की तो अब जमीन उनके लिए जरूरी होना शुरू हो गई और उन्होंने जमीनों पर सेटल होना शुरू किया और उस जमीन को अपना नाम देना शुरू किया और वो जमीन कहलाई जनपद। मतलब क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड सेटलिंग डाउन और उन्होंने फिर से खेती करनी शुरू की और यहीं से शुरुआत हुई राज्यों के गठन की।
आर्यन शब्द की बात करूं तो आर्यन शब्द आर्य शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है दोस्त या परिवार। ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था जो कौन सी भाषा बोलते थे सर? ये बोलते थे संस्कृत भाषा। आई होप एक छोटा सा रिकैप आपको मिल पाया होगा कि इस छोटे से पीरियड में क्या क्या हुआ था। तो हम क्या देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद 1500 बीसीई में अगले 1000 साल में कई सारे मेजर डेवलपमेंट्स हुए। एक नया ग्रुप आकर भारत में सेटल होना शुरू किया जो पास्टोरलिज्म कर रहा है, और उनको आर्यंस कहा गया। साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, सेंट्रल और साउथ इंडिया के अंदर। इसी बीच में हमें देखने को मिलता है कि 6th सेंचुरी बीसीई में अब ये जो सेटलमेंट थे ये धीरे धीरे करके अब राज्य की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं। और 6th सेंचुरी बीसीई में अल्टीमेटली हमें देखने को मिलेगा कि ये जनपद जो छोटे छोटे सेटलमेंट थे अब वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए और बड़े बड़े शहरों का उदय होना शुरू हुआ। और इन्हीं महाजनपदों में से निकल कर आते हैं पहले साम्राज्य जो कि इंपॉर्टेंट बना मगध। मगध एक सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बना और उसमें से इंपॉर्टेंट साम्राज्य निकल कर आए, जैसे हरियाणक डायनेस्टी, बिंबिसार जिसके राजा थे, अजातशत्रु जिसके राजा थे, उडाइन जिसके राजा थे। फिर हमें देखने को मिलेंगे शिशुनाग डायनेस्टी, हरियाणक डायनेस्टी, हरियाणक के बाद शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा और फिर मौर्यन डायनेस्टी। तो आई होप ये एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि इस पूरे टाइम पीरियड में क्या हो रहा है। हमारी जो बुक है वो सीधे बात करना शुरू करती है 600 बीसीई से। चैप्टर की शुरुआत होती है अशोक के इंस्क्रिप्शंस के साथ, जहां पर प्रिंसेप एंड पियदस्सी, जेम्स प्रिंसेप ये ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट में, जहां पर सिक्कों को प्रिंट किया जाता या सिक्कों को बनाया जाता था। 1830 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा को डिसाइफर किया। ये ब्राह्मी और खरोष्ठी कौन सी भाषा थी? ये वह भाषा थी जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस में यूज की गई। माना जाता है कि इतिहास में पहला राजा जिसने इंस्क्रिप्शंस इशू करने शुरू किए थे वो अशोक था। और इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर हमें दो टाइटल देखने को मिलते हैं, देवानामपीय और पियदस्सी। लेकिन आगे चलकर जब इन इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की गई तो पाया गया कि ये अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे और अशोक बिलोंग करता था मौर्यन डायनेस्टी से। माना जाता है कि भारत के अंदर सबसे पहली पैन इंडियन डायनेस्टी, दैट मींस पूरे भारत को कवर करते हुए अगर कोई साम्राज्य स्थापित किया गया था इतना बड़ा, तो वो मौर्यन साम्राज्य ही था। और यहीं से शुरुआत हो गई भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने की कि सर 6th सेंचुरी बीसीई में आखिर ऐसे क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या मेजर अपराइजिंग्स हुई, एंड उसके कारण मगध या मौर्यन एम्पायर का उदय हुआ। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है राइटिंग्स ऑन द हार्ड सरफेस। किसी भी हार्ड सरफेस को उकेर के जब कुछ लिखा जाता है तो उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। भारत के अंदर सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हमें प्राकृत, तमिल, पाली और संस्कृत भाषा में मिलते हैं और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को ही एपिग्राफी कहा जाता है। अब द अर्लीस्ट स्टेट्स 16 महाजनपद, मैंने आपको क्या बताया कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, आर्यन ट्राइबल कम्युनिटीज, उन्होंने कुछ जगहों पर सेटल होना शुरू किया और उसको बोलना शुरू किया उन्होंने जनपद। बेसिकली यही वो टाइम है जब सिटीज का राइज होना शुरू हो रहा है, आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है और कॉइन्स का इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है और इसके कारण शहरों का उदय हो रहा है। धीरे धीरे करके ये शहर एक्सपांड होते गए और ये महानगर बन गए। आप देखेंगे हमें महाजनपद की लिस्ट मिलती है जिसमें 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद का जिक्र मिलता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। महाजनपद, यहां पर इनकी खुद की कैपिटल सिटीज होती थी, राजधानी, यहां पर इनकी ब्यूरोक्रेसी होती थी, आर्मी होती थी और टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी होता था। इनफैक्ट धर्मसूत्र ये मेंशन करता है कि राजा को टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। महाजनपद जनरली दो टाइप के होते थे, मोनार्की और गणसंघ। मोनार्की जहां पर राजा रूल कर रहा है, गणसंघ जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल रूल कर रहे हैं, जैसे रिपब्लिक जिसको बोला जाता था, जहां पर राजा रूल कर रहा है। बेसिकली भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ऐसे ही ओलिगार्कीज या गणसंघ से आते थे। दिस इज द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। अब आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि पहले यहां पर सेटल था, उससे पॉपुलेशन का शिफ्ट अब पूरी तरीके से गंगा वैली में हो चुका है। इन 16 महाजनपद के बीच में अब लड़ाई छिड़ गई कि सर सबसे सुप्रीम महाजनपद कौन सा बनेगा। तो इन 16 में से 4 सबसे सुप्रीम बने। जस्ट लुक एट द एरियाज। इन 16 महाजनपद में से 4 सबसे सुप्रीम महाजनपद निकल कर आए, अवंती, कौशल, वत्स और मगध। और आगे चलकर इन चारों की लड़ाई में सबसे सुप्रीम निकल कर आया मगध, ये सबसे सुप्रीम बना। 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद का राइज तो हो रहा था, महानगरों का उदय तो हो ही रहा था, उसी के साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी राइज हो रहा था, जो कि हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेसेस पैरेलली चल रही हैं। इनफैक्ट कई बार इतिहासकार 6th सेंचुरी बीसी को सेकेंड अर्बनाइजेशन या दूसरा शहरीकरण भी बोलते हैं। आप सभी को याद होगा पहला शहरीकरण कौन सा था, मुझे एक बार जरूर बताइएगा। तो 4 महाजनपद, 4 महानगर सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आए। कौन कौन से? अवंती, वत्स, मगध और कौशल। और इनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई कि सबसे सुप्रीम कौन बनेगा। और आपको पता ही है, ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है। इन सब में से सबसे सुप्रीम जो निकल कर आता है वो था मगध।
अब मगध के सुप्रीम होने के रीजन क्या थे, मगध आखिर इन सबसे क्यों जीत पाया, मगध इतना पावरफुल क्या क्यों था, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर सवाल भी आता है। इट बिकेम सुप्रीम महाजनपद, रीजन क्या है? पहली चीज, ये ऐसे इलाके में बसा हुआ था जहां पर, मगध प्रेजेंट डे बिहार का इलाका आप समझ लीजिए, ये ऐसे इलाके में बसा हुआ था जहां पर खेती बहुत ज्यादा फर्टाइल होती थी। ऑब्वियस सी बात है सर, जितनी ज्यादा खेती होगी राजा उतना ज्यादा टैक्स ले पाएगा, और जितना टैक्स मिलेगा राजा उतनी स्ट्रांग आर्मी और उतने ही स्ट्रांग मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर पाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन कि ये वो इलाका है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आपको पता है कि यहां पर आयरन ओर की खदान है, और इस टाइम पे जिसके पास आयरन था वही विजेता था, क्योंकि आपको याद होगा इंडस वैली में हम जिस मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉपर या ब्रॉन्ज है, एंड आपको पता है कॉपर या ब्रॉन्ज उतना स्ट्रांग नहीं होता है। आयरन के होने से व्यक्ति बहुत स्ट्रांग हो गए, राज्य बहुत स्ट्रांग हो गए, तो जिसके पास आयरन वो उतना ही सुप्रीम, आयरन के टूल्स और वेपन्स बनाकर नए इलाकों को जीता जा सकता था और नए इलाकों में खेती की जा सकती थी। तो मगध में आयरन ओर के रिजर्व थे। आपको पता है आज भी झारखंड के इलाकों में आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलता है। उसके अलावा थिक फॉरेस्ट, यहां पर बहुत घने जंगल थे। घने जंगलों में से दो चीजें मिलती थी। पहली चीज एलिफेंट, हमारे यहाँ आर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता था वो होता था एलिफेंट, और दूसरा होता था लकड़ियां। लकड़ियों से आप किलेबंदी कर सकते हैं, ऊंचे ऊंचे महल बना सकते हैं और नाव बना के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इनफैक्ट ये मगध के इलाकों को अगर आप देखेंगे तो यहां पर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी। इससे क्या होता था, कम्युनिकेशन के लिए एक सस्ता मींस मिल जाता था। एम्बिशियस रूलर्स एंड देयर मिनिस्टर्स, कि भाई यहाँ के राजा जो थे वो अपने आप में बहुत एम्बिशियस थे और उनके मिनिस्टर्स भी उतने ही कैपेबल थे। इनफैक्ट आप देखेंगे इनकी जो कैपिटल्स थी सेफ कैपिटल्स, इनकी जो राजधानी या कैपिटल्स थी इनफैक्ट मगध की, जैसे आप देखेंगे पहले इनकी कैपिटल थी राजगृह या राजगृह कहा जाता था, हाउस ऑफ द किंग। ये 7 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। आगे चलकर इसको शिफ्ट किया गया पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा इज प्रेजेंट डे पटना। ये गंगा और सोन नदी के बीच में बसा हुआ था। तो ये दोनों ही जो कैपिटल्स थी ये बहुत ही ज्यादा सुरक्षित कैपिटल्स थी, और इसी कारण से हमें क्या देखने को मिलता है कि राजा के ऊपर अटैक कर पाना या इनके महल को कब्जा कर पाना वर्चुअली उतना आसान नहीं था। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिसके कारण मगध सुप्रीम हो पाया। अब मगध के अंदर ही पहले साम्राज्यों का विकास होना शुरू हुआ। मगध में सबसे पहली डायनेस्टी जो स्टैब्लिश की गई वो थी हरियाणक डायनेस्टी। बिंबिसार, अजातशत्रु और उडाइन ये कुछ इंपॉर्टेंट राजा थे। उसके बाद आए शिशुनाग में शिशुनाग और काल अशोक। फिर आई नंदा डायनेस्टी जिसमें महापद्मनंद और धनानंद कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे। और फिर आती है मौर्यन डायनेस्टी जिसके चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मिनिस्टर कौटिल्य चाणक्य थे, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। हमारी बुक में हम बेसिकली बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर 321 बीसी से 187 बीसी तक रूल करता है। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने धनानंद को हराया और इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। इसमें इनकी हेल्प की थी इनके मिनिस्टर कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार और फिर आए अशोक। अब हमें मौर्यंस के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो मौर्यंस के बारे में जानकारी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लिखा है चाणक्य, विष्णुगुप्त या आप कह सकते हैं कौटिल्य ने। अब इतिहासकार इस चीज को लेकर अभी भी परेशान है कि ये तीनों एक ही व्यक्ति थे या अलग अलग थे, लेकिन खैर हमें उस पर नहीं जाना है। अर्थशास्त्र सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये इकोनॉमिक्स थी, लेकिन ये स्टेट क्राफ्ट पर बुक थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थव्यवस्था के ऊपर किताब नहीं थी, राज्य व्यवस्था के ऊपर किताब थी कि राज्य कैसा चलाया जाना चाहिए। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में नॉर्थ वेस्ट से एक एम्बेसडर आए थे सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट से, जिनका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में रहकर वहां का एक्सपीरियंस किया और ग्रीक भाषा में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। फिर हमें कुछ बुद्धिस्ट और जैन पुराणिक सोर्सेस मिलते हैं और उसके अलावा हमें कुछ संस्कृत लिटरेचर मिलते हैं, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं मौर्यन एम्पायर के लिए। लेकिन इनमें से सबसे जरूरी जो एविडेंस है वो है अशोक के इंस्क्रिप्शन। माना जाता है कि अशोक इतिहास में पहला वो राजा था जिसने इंस्क्रिप्शंस लिखने शुरू किए थे, और उसने डायरेक्टली शिलालेख लिखकर अपने लोगों से बात की और उन तक अपने मैसेजेस पहुंचाए। और इनफैक्ट भारत में पहली बार अगर इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस मिलते हैं तो वो अशोक के टाइम पर ही मिलते हैं। हमें 7 पिलर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है आदेश, माइनर रॉक एडिक्ट और केव इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। अशोक के रूलिंग का टाइम पीरियड है 272 बीसी, कुछ लोग मानते हैं, कुछ 268 बीसी मानते हैं। अशोक ने राजा बनने के बाद 261 बीसी में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा विच वाज कलिंग वॉर, कलिंगा का वॉर। कलिंग इज प्रेजेंट डे उड़ीसा का इलाका। लेकिन कलिंग वॉर को लड़ने के बाद अशोक को बहुत दुख हुआ। उसने जब युद्ध क्षेत्र को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, उसे बहुत विषाद हुआ कि इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग दुख से करहा रहे हैं। तो उसने युद्ध के
नीति को छोड़कर धम्म की नीति अपनानी शुरू की। वो बदल गया और उसने बुद्धिज्म को अपनाया और धम्म की नीति को अपनाई। भेरी घोष जो कि वॉर ट्रम्पेट होता है कि युद्ध शुरू करना है, उसको रिप्लेस कर दिया किससे? धम्म घोष से। धम्म इज अ वर्ड फॉर धर्म। अशोक ने धर्म महामात्य, धम्म महामात्य भी अपॉइंट किए कि स्पेशल ऑफिसर्स होते थे जिनका काम होता था कि साम्राज्य में अलग अलग जाकर लोगों को धम्म का उपदेश देना। धम्म क्या है? धम्म कोई धर्म नहीं है, ये बस मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, एक अच्छा जीवन जीने के मोरल वैल्यूज हैं। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड मेंडिकेंट्स, मतलब क्या हुआ? अच्छा व्यवहार रखिए आप ब्राह्मणास, उनके प्रति जनरस रहिए, दान दक्षिणा कीजिए। अपने स्लेव और सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट कीजिए और एल्डर्स और दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट कीजिए। अशोक के इंस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें 2 भाषा और 2 स्क्रिप्ट में देखने को मिलती हैं। भारत के अंदर जो अशोकन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिलती हैं। वहीं पर नॉर्थ वेस्ट में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो ग्रीक एरामाइक भाषा और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में देखने को मिलती है। ठीक है सर। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो आपने देखा कि मौर्यन साम्राज्य कितना बड़ा था। कैन यू सी मौर्यन साम्राज्य कितना बड़ा था? इतने बड़े साम्राज्य को चलाना ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल ऐसे तो नहीं आसान था। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक राज्य व्यवस्था की जरूरत थी। माना जाता है कि मौर्यन एम्पायर को चलाने के लिए 5 प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए गए थे, 5 इंपॉर्टेंट लोकल सेंटर्स बनाए गए थे। कौन कौन से थे वो? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी और राजधानी पाटलिपुत्र तो थी ही। इन सारे प्रोविंशियल सेंटर्स के हेड कौन होते थे? सर प्रिंसेस, जो रॉयल प्रिंसेस होते थे ना, राजकुमार, उनको यहाँ का गवर्नर बनाया जाता था। जैसे आजाद बिंदुसार के अंडर में हमें देखने को मिलता है कि अशोक को पहले तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था और फिर बाद में उज्जैनी का गवर्नर बनाया गया था। ये चारों ही सेंटर जो थे वो यूं ही नहीं चुने गए थे। अगर आप देखें तो तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में ट्रेड पॉइंट है, उज्जैनी इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट है। तोसली समुद्री रास्ते के थ्रू व्यापार करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तोसली इज इन ओडिशा। और सुवर्णगिरी इज इन कर्नाटका, यहां से गोल्ड के बहुत अच्छे रिजर्व थे, तो गोल्ड का ये ट्रेड पॉइंट्स थे, गोल्ड का रिजर्व यहां पर था। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि सर कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए लैंड और सी के बीच में, और उसके साथ साथ एक स्ट्रांग आर्मी भी होनी चाहिए। मेगास्थनीज हमें बताता है कि मौर्यन एम्पायर के अंडर में आर्मी को मेंटेन करने के लिए 6 कमिटी थी। ठीक है, सॉरी, हाँ 6 कमिटी थी जिसमें 5 मेंबर हर कमिटी में होते थे। पहली कमिटी नेवी को देखती थी। दूसरी कमिटी का काम होता था कि अगर आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, उसके रहने खाने की व्यवस्था, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, वेपन्स, क्लोथ्स, स्टे, इन सब की व्यवस्था करवाना। तीसरी कमेटी देखती थी पैदल सिपाहियों को, चौथी कमेटी देखती थी घुड़सवारों को, पांचवी कमेटी चैरियट्स को, रथों को, और छठवीं कमेटी देखती थी एलिफेंट्स को। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट था ये साम्राज्य। बेसिकली इस साम्राज्य की खोज 19वीं शताब्दी में हुई जब ब्रिटिशर्स भारत पर रूल कर रहे थे, और भारत पे वो आकर ये हमें बताते थे कि भाई आप लोग अपना साम्राज्य कभी भी स्थापित नहीं कर सकते हो। लेकिन जब मौर्यन एम्पायर मिला तो हम दिखाया उन्हें कि देखिए हमारे यहाँ पर कितना बड़ा साम्राज्य था उस वक्त में जब दुनिया बहुत पीछे थी। और मौर्यन एम्पायर सिर्फ इसलिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा साम्राज्य बना है। मौर्यन एम्पायर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत तगड़ा डेवलपमेंट हुआ। आप मौर्यन एम्पायर के स्टोन पिलर्स को देख लीजिए, एम्बलम्स को देख लीजिए, जो सारनाथ पिलर जो हमें देखने को मिलता है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, अशोकन पिलर, वो द लायन कैपिटल, वो लायन कैपिटल हमारा आज नेशनल एम्बलम है। इतने सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी इतने प्रिसीजन के साथ, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट अशोक पहला राजा था जिसने इंस्क्रिप्शंस इंट्रोड्यूस करने शुरू किए, और पहले इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस माना जाता है कि अशोक के टाइम से ही मिलना शुरू हुए थे। और पहली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, एक पैन इंडिया एम्पायर, हमें इसी टाइम पे देखने को मिलता है। अब 187 बीसीई में मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाता है। मौर्यन एम्पायर के आखिरी राजा थे बृहद्रथ। इनको किसने मारा? उन्हीं के मिलिट्री जनरल पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ही वाज अ ब्राह्मण, और इन्होंने मौर्यन एम्पायर को खत्म कर दिया। अब मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका है, लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब मौर्यन एम्पायर चल भी रहा था तो ये साउथ इंडिया का एरिया खाली था, यहां तक मौर्यन एम्पायर नहीं पहुंच पाया था। तो इस साउथ इंडिया के इलाके में बेसिकली जो पीरियड चल रहा है इस टाइम पे उसको बोला जाता है संगम एज। संगम एज का टाइम पीरियड है 300 बीसी से लेकर 300 सीई तक, 600 सालों तक। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट किंगडम रूल कर रहे थे, चेर, चोल, पांड्य। यहां पर जो रूलिंग सिस्टम था वो चीफ और चीफडम्स थे। मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोई राज्य व्यवस्था नहीं थी, बेसिकली कबीलों में रहते थे और इन कबीलों का एक सरदार होता था, और मोस्टली इक्वालिटी में भरोसा रखते थे।
इसको संगम एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर ऐसा माना जाता है कि कई सारे ऋषि मुनियों और पोएट्स ने मिलकर बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उन्हीं के मिलन को संगम कहा जाता है, उन्हीं की किताबों के कॉम्पोजिशन को संगम कहा जाता है। अब यू कैन सी हेयर कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या क्या व्यवस्था चल रही है। मौर्यन एम्पायर को हटाकर शुंग आए और शुंग को हटाकर कण्व आए। मौर्यन एम्पायर का जो डेक्कन का इलाका था, उस डेक्कन के इलाके में सतवाहंस ने कब्जा कर लिया और अब नॉर्थ वेस्ट के इलाके में हमारे भारत में फॉरेनर्स का आगमन होना शुरू हो रहा है। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स भारत में घुसे, फिर उनके पीछे पीछे शक या सीथियंस आए, उनके पीछे पार्थियंस आए जिनको पहलवास भी कहा जाता है, और उनके पीछे पीछे कुशाणाज आए। आप देखेंगे तो इंडो ग्रीक्स के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो है यवन, और इन बाकी फॉरेनर्स को मलेच्छ कहा जाता था। और सेम टाइम में साउथ इंडिया में संगम एज चल रहा है, चेर, चोल और पांड्य। अब जब ये फॉरेन रूलर्स भारत में आना शुरू हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, तो इन्होंने अलग अलग तरीके निकालने शुरू किए जिससे ये खुद को लेजिटिमाइज कर सकें, जिससे कि लोग इनके रूल को एक्सेप्ट कर सकें। जैसे बात करें कुशाणास के बारे में, तो कुशाणों ऑल्दो दे वर आउटसाइडर्स, तो पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम, दे वर फॉरेनर्स। तो कुशाणों ने क्या किया, अपनी लेजिटिमेसी को स्थापित करने के लिए उन्होंने खुद को डिवाइन किंग बोलना शुरू किया। डिवाइन किंग कि भाई हम लोग दिव्य राजा हैं, हम लोग भगवान की छवि हैं इस धरती पर। बेसिकली ऐसा सेम ट्रेडिशन चाइना में फॉलो किया जाता था, जहां पर वो अपने राजा को सन ऑफ हेवन कहते थे, स्वर्ग का बेटा। सेम कॉन्सेप्ट उठाया कुशाणों ने। कुशाणों ने खुद को क्या बोलना शुरू किया, कुशाणों ने खुद को देवपुत्र बोलना शुरू किया। और हमें कुशाणों के बारे में बहुत लार्ज स्केल में जानकारी मिलती है उनके कॉइन्स और उनके स्कल्पचर, उनकी मूर्तियों से। इनफैक्ट कुशाणों ने अपने एंसेस्टर की वर्शिप करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि अब हमारे एंसेस्टर भगवान के पास हैं, तो वो खुद भगवान बन चुके हैं। तो वो अपने घर के अंदर जो उनके एंसेस्टर्स होते थे, पूर्वज होते थे, उनके मंदिर बनाते थे और उसमें उनकी पूजा करते थे। इनफैक्ट बड़े बड़े स्टैचू हमें मिले हैं। ये जो उनके खुद के टेंपल होते थे उनको बोला जाता था देवकुल। ये हमें देखने को मिलते हैं मठ मथुरा में और अफगानिस्तान में। ऐसे टोटल 5 मंदिर हमें मिले हैं, जहां पे मेनली 2 मंदिर हमें मिलते हैं मठ मथुरा में, और अफगानिस्तान में हमें टोटल ऐसे 3 मंदिर देखने को मिलते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किंग्स किस तरीके से खुद की लेजिटिमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्तास के बारे में। अब इस पीरियड के बाद क्या हुआ, तो इस पीरियड के बाद आप देखेंगे 320 सीई के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर में शुंग, कण्व और सतवाहन को हटाकर गुप्तास आ गए। ऊपर कुशाणों ने अपना रूल जमा लिया है, यहां के इलाके में शक रूल कर रहे हैं और यहां पर वाकाटकास रूल कर रहे हैं। साउथ इंडिया का जो टाइम पीरियड है, यहां पर साउथ इंडिया का ये जो रूल है, यहां पर रूल एस्टेब्लिश हुआ है कालाचुरी रूलर्स का। अब टाइम पीरियड देखते हुए चलिएगा। हम बात कर रहे हैं 320 सी से लेकर 200 से लेकर 300 सी तक, और अब हम बात कर रहे हैं 320 से लेकर 550 सी के बीच में। अब जो गुप्ता रूलर्स आए, गुप्ता रूलर्स ने क्या किया, गुप्ता रूलर्स ने कई सारे लोकल जो छोटे छोटे राजा नवाब थे, छोटे छोटे रूलर थे, उनको सामंत कहा जाता था। सामंतों को अपने कब्जे में रख लिया और सामंत के ऊपर रूल करना शुरू किया। लेकिन ऑब्वियस सी बात थी कि सर ये सामंत गुप्तास को अलाउ तो नहीं करेंगे इतनी जल्दी रूल करने देना। तो गुप्तास ने लैंड ग्रांट करना शुरू किया, और माना जाता है कि गुप्तास के अंडर में लार्ज स्केल में जमीन का दान होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों और लोकल सामंतों को खुश करना चाहते थे। सामंत कौन होता है? सामंत ऐसा समझो कि किसी इलाके का लोकल रूलर, ठीक है सर। गुप्तास ने क्या किया, गुप्तास ने सामंतों को उनकी जमीन अपने पास रहने दी। उनको कहा कि ठीक है आप अपने इलाके में रूल करो, बस मुझे अपना रूलर मान लो, मुझे अपना लीडर मान लो। तुम्हें अपने इलाके में टैक्स पे करना है और एक आर्मी मेंटेन करनी है, बाकी तुम अपने इलाके में रूलर बने रहो। मतलब इससे पहले क्या हो रहा है कि सेंट्रल रूलर है, केवल एक ही राजा है जो सेंटर में है, लेकिन अब कई सारे छोटे छोटे लोकल राजा हैं जिसके ऊपर एक सुप्रीम राजा रूल कर रहा है। ये लोकल राजा जो है, इनको क्या करना है, अपने लोकल इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन देखना है और टैक्स कलेक्ट करके कुछ हिस्सा राजा को देना है। लेकिन कई बार ये सामंत जो है विद्रोह भी कर देते हैं। तो गुप्तास के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है कि पावर जो है थोड़ी कमजोर होती जा रही है। अब जब पावर कमजोर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना है कि भाई हम बहुत शक्तिशाली हैं, और अगर तुम हमारे अगेंस्ट में खड़े होगे तो ऑब्वियसली तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमें देखने को मिलता है कि गुप्ता पीरियड के टाइम से बड़ी बड़ी प्रशस्ति लिखी जा रही है। प्रशस्ति का मतलब होता है यूलॉजी, बढ़ाई कर कर बताना। गुप्ता किंग्स के बारे में हमें कई सारी प्रशस्ति देखने को मिलती हैं, जिसमें से सबसे फेमस है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। इस प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ये बेसिकली संस्कृत भाषा में कंपोज की गई है हरिसेन के द्वारा। हरिसेन बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त और दक्षिण पथ के कई राजाओं को हराया। इनफैक्ट वो समुद्रगुप्त को धरणी बंद कहते हैं, पूरी धरती को बांधने वाला, पूरी धरती को जीतने वाला। इनफैक्ट गुप्ता किंग्स वर दी फर्स्ट किंग जिन्होंने हैवी टाइटल्स अपनाने शुरू किए, जैसे महाराजा धीराज, महापरम भट्टारक, महाराजा रतिराज।
इससे वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अपनी बढ़ाई कर कर वो राजाओं के मन में ये स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि देखो, आई एम द सुप्रीम किंग, आई एम वेरी पावरफुल किंग। ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, ये तो हो गई कि जो राजा को प्रेजेंट किया गया, लेकिन आम लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि जो भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो तो राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिलते हैं, और राजा अपने बारे में डेफिनेटली कभी कुछ गलत तो नहीं लिखवाएगा। हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ जातक कहानियां हैं, जातक स्टोरीज, बेसिकली ये पाली की कहानियां हैं बुद्धिज्म से जुड़ी हुई, ये आम लोगों की कहानियां बताती हैं। इन जातक स्टोरीज में से ही एक जातक है जिसका नाम है गंधतेंदु जातक। ये गंधतेंदु जातक बताता है कि लोग राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और राजा का विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि राजा पूरे टाइम बस अपना भला चाहता था, अपने अपने कोष में बस वो धन भरना चाहता था, और इसीलिए वो बहुत हैवी टैक्स लोगों के ऊपर लगा रहा है। अब राजा टैक्स लगातार बढ़ाता जा रहा है, उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि राज्य बढ़ रहा है। अब राज्य बढ़ रहा है, राजा को ज्यादा टैक्स चाहिए, तो वो लोगों के ऊपर देखेंगे आप, वायलेंस कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूल रहा है। तो कई बार तो लोग अपना घर छोड़कर भाग जाते थे, जंगलों में छिप जाते थे, लेकिन हमेशा तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता था। तो अब राजा ने अगर टैक्स बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है इनकम बढ़ाने की भी जरूरत है। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया गया? प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया गया? 6th सेंचुरी बीसी में हमें कुछ मेजर बदलाव देखने को मिलते हैं। पहली चीज, जो आयरन आ गया, तो आयरन के आ जाने से अब हमने प्लाव एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। हमने ऐसे हलों का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसकी टिप आयरन से बनी हुई। अब आयरन की टिप ज्यादा मजबूत है तो ज्यादा गहराई से जमीन को खोद सकती थी, और उससे एग्रीकल्चर बढ़ गया। दूसरी चीज, 6वीं शताब्दी में हमने पैडी ट्रांसप्लांटेशन सीखा, धान की फसल उगाना हमने सीखी। इससे पहले आपको याद होगा मेनली वीट को ग्रो कर रहे थे, गेहूं को, लेकिन अब हमने चावल ग्रो करना शुरू किया, धान, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और तीसरी चीज, इरिगेशन की फैसिलिटीज राजा ने प्रोवाइड करानी शुरू की कि भाई इरिगेशन अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी। जैसे हमें जिक्र मिलता है सुदर्शन लेक का, जो कि रुद्रदमन ने ठीक कराया था। माना जाता है कि सुदर्शन लेक ओरिजिनली मौर्यन पीरियड के टाइम पे बना था, लेकिन बाद में उसको रुद्रदमन ने ठीक कराया, और आगे चलकर उसको गुप्ता पीरियड के टाइम पे भी ठीक कराया गया था। रुद्रदमन, ही वॉज अ शक किंग। उसके अलावा बात करते हैं गांव के बारे में। तो गांव में कैसा सिनेरियो, क्या सब लोग इक्वल है? नहीं। अब जिनके पास ज्यादा जमीन है, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियसली सर वो ज्यादा रईस होंगे, और वहीं पर वो लोग जिनके पास जमीन नहीं है या रिसोर्सेज कम है तो वो गरीब होंगे। तो गांव के अंदर भी डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। लार्ज लैंड ओनर को बोला जाता था गृहपति, ये एक पाली टर्म होता था। स्मॉल पीजेंट्स, लेबरर्स हमें देखने को मिलते हैं गांव के अंदर। इनफैक्ट साउथ इंडिया में भी सेम डिफरेंशिएशन हमें दिखता है। वेल्लार लार्ज लैंड ओनर्स को कहा जाता था, ऊजावार पीजेंट्स को कहा जाता था, और आदिमाई लेबरर्स, स्लेव्स को कहा जाता था। हमें मनुस्मृति देखने को मिलती है इस टाइम में, जो कि बात करना शुरू कर दी है प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। मनुस्मृति क्या है? ये हमारे इंडिया का संस्कृत लीगल टेक्स्ट है, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी सी के बीच में लिखा गया है। एंड नाउ इट हैड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि भाई अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया है, और लोगों को समझ आ गया है कि भाई देखो, समाज में इंपॉर्टेंट पोजीशन आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है उससे ही डिसाइड होगी। इसी बीच में हमें देखने को मिलता है एक नई प्रैक्टिस शुरू हुई है लैंड ग्रांट्स की। मैंने आपको बताया कि जब राजाओं की सत्ता कम होती जा रही थी तो वो कोशिश कर रहे थे कि अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, ब्राह्मणों के बीच में अपनी पोजीशन को अच्छा बनाए रखने के लिए वो ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट दे रहे थे, क्योंकि इस समय पूरे समाज को ब्राह्मण ही चला रहे थे। तो वो लैंड ग्रांट देकर ब्राह्मणों को खुश करना चाहते थे। माना जाता है कि जमीन का दान पहली बार शुरू हुआ सतवाहनास के अंडर में, और इस टाइम पे हमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं संस्कृत भाषा में जो लार्ज स्केल में लैंड ग्रांट मेंशन करते हैं। सबसे ज्यादा लैंड ग्रांट होने शुरू हुए थे गुप्तास के अंडर में, और मैंने आपको उसका रीजन बताया क्यों। गुप्तास के अंडर में सबसे ज्यादा लैंड ग्रांट होने शुरू होते हैं। ये जो लैंड ग्रांट होते थे इनको अग्रहार या ब्रह्मदेय कहा जाता था। बेसिकली होता क्या था, राजा एक पूरा का पूरा गांव एक ब्राह्मण को दान दे देता था, और सिर्फ गांव दान नहीं देता था, राजा साथ ही साथ ये भी बोल देता था कि अब इस गांव में कोई भी टैक्स कलेक्ट करने नहीं जाएगा, राजा की आर्मी वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, और ब्राह्मणों के अंडर में वो पूरे गांव आ जाते थे। ऑब्वियस सी बात है, ब्राह्मणों के अंडर में वो पूरा गांव है तो धीरे धीरे करके ब्राह्मण भी नए रईस ग्रुप की तरह उभर कर आने लगे। इनफैक्ट हमें एक एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है गुप्तास के अंडर में। यूं तो मेडिवल इंडिया के अंदर या एंशिएंट इंडिया के अंदर महिलाओं को प्रॉपर्टी का हक नहीं था, लेकिन गुप्तास के अंडर में हमें देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता, जिसकी शादी वाकाटका रूलर्स के साथ हुई थी, उन्होंने एक लैंड ग्रांट दिया है, और उसका इंस्क्रिप्शन मिलता है। उन्होंने दांगुना विलेज दान दिया था चनला स्वामिन को, दांगुना विलेज दान दिया था चनला स्वामिन को। तो ये एक एक्सेप्शनल लैंड ग्रांट का केस हमें देखने को मिलता है। अब लैंड ग्रांट क्यों दिया जाता था, लैंड ग्रांट क्यों दिया जाता था, इस चीज पे तो चर्चा हम करेंगे। लेकिन जब लैंड ग्रांट दिया जाने लगा तो लैंड ग्रांट के साथ रेवेन्यू राइट्स, जुडिशियल राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी दिए जाने लगे।
बात समझ रहे हैं कि सपोज राजा ने कोई जमीन मुझे दान दे दी, तो अब सिर्फ वो जमीन दान नहीं दे रहा है, जमीन के साथ साथ उसने मुझे वहां के जुडिशियल राइट्स, वहां के रेवेन्यू राइट्स और वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी मुझे दे दिए, जिसके कारण राजा की सत्ता धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है। इतिहासकार इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस लैंड ग्रांट का रीजन क्या होता था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि भाई ये दिखाता है कि राजा की जो सत्ता है वो सामंत के ऊपर कमजोर होती जा रही थी। द किंग ऑफ द पावर ऑफ किंग वॉज वीकनिंग ओवर सामंतास। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए वो जमीन दान में दे रहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजा अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, जमीन मेरे अंडर में है, मैं दान दे रहा हूं तो वो जा पा रही है, अदरवाइज तुम्हारे पास जमीन नहीं है। नो वट एवर वॉज द रीजन, बट इस लैंड ग्रांट के कारण राजा की सत्ता डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी, और राजा की सत्ता कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें कमी आती हुई दिखने को मिल रही थी। ठीक है सर, चलिए ये तो बात हमने कर ली गांवों के बारे में, लेकिन मैंने आपको बताया कि 6th सेंचुरी बीसी सेकेंड अर्बनाइजेशन था, दूसरा शहरीकरण। तो इस टाइम पे व्यापार का भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा था। हमें ऐसा क्यों लगता है कि शहरों का विकास हो रहा है? देखिए, हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि जो महाजनपदास थे उनकी कैपिटल्स थी, जिनको राजधानी कहा जाता था। ये राजधानी धीरे धीरे करके एक इंपॉर्टेंट शहर में डेवलप होनी शुरू हुई, वहां से इंपॉर्टेंट व्यापार होता था और ये इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर भी होते थे। एंड चूंकि यहां से व्यापार हो रहा है और ये इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर है, राजा यहां पर रह रहा है, तो इन शहरों का उदय होना शुरू हुआ। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक पॉटरी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको बोलते हैं NBPW, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी ऑफ पॉटरी होती थी। तो इन सारी राजधानियों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इन पॉटरीज का मिलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है, क्योंकि ये दर्शाता है कि अब शहरों का उदय बहुत तेजी से हो रहा है, इतनी प्रीमियम पॉटरी यूज हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा, इनका भी सामान मिलता है, जो कि ये दर्शाता है कि डेफिनेटली सर अब इन जगहों पर अमीर लोग रह रहे हैं जो लग्जरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है सर। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि अब शहरों के अंदर अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट हो रहे हैं, और ये जो क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर रही हैं, जिनको श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। मतलब क्या हुआ कि एक ही प्रकार के कारीगर साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन अब साथ में मिलकर व्यापार कर रही है और प्रोडक्शन कर रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन का व्यवस्था होना शुरू हो गया था और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था। इस श्रेणी के हेड को श्रेष्ठी कहा जाता था। इनफैक्ट 2nd सेंचुरी बीसी से हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, जिनको बोला जाता है वोटिव इंस्क्रिप्शन। ये वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? जब भी कोई ग्रुप किसी को डोनेशन देता था तो उसमें वो मेंशन करता था कि हमने ये चीज इस व्यक्ति को डोनेट की है। तो शहरों के अंदर अब चूंकि बहुत अमीर लोग आना शुरू हो रहे हैं, तो उन्होंने डोनेशंस भी करने शुरू कर दिए थे। बात करते हैं व्यापार के बारे में। तो व्यापार देखो, दोनों समुद्री रास्ते से और लैंड रूट से होता था। ओवरलैंड अरब कंट्रीज से हमारा व्यापार होता था, समुद्री रास्ते में हमारा अफ्रीका, यूरोप से व्यापार होता था, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना के साथ व्यापार होता था। इनफैक्ट इस टाइम पे जो व्यापारी थे साउथ इंडिया से, वो बहुत रईस होते जा रहे थे। जैसे आप देखेंगे हमें कुछ टर्म मिलते हैं, जैसे सेठी और सार्तवाहा, ये प्राकृत शब्द थे, और मां सत्तुवन तमिल शब्द था। ये सब रईस मर्चेंट्स को बोला जाता था, रिच मर्चेंट्स को बोला जाता था। क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? सॉल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल और फिनिश प्रोडक्ट्स। हमारे यहां से सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था वो होता था मसालों का। रोमन एम्पायर के साथ हमारा मसालों का व्यापार बहुत तगड़ा था। इनफैक्ट हमारे टेक्सटाइल और हमारे मेडिसिनल प्लांट्स जो थे वो अरेबियन और मेडिटेरेनियन सी के थ्रू अलग अलग कंट्रीज तक ले जाए जाते थे। अब ऑब्वियस सी बात है सर, इतनी लार्ज स्केल में अगर व्यापार हो रहा है तो उसका एक ही रीजन था कि अब हमारे पास कॉइन्स आ चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा इंडस वैली में हम बार्टर ट्रेड करते थे, तब हमारे पास कॉइन्स नहीं थे। लेकिन इस टाइम तक आते आते हमने पहली बार कॉइन्स या सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू किया। भारत के अंदर जो सबसे पहले सिक्के यूज होना शुरू हुए उनको बोला जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स। याद रखना इस चीज को, फर्स्ट कॉइन्स टू बी यूज्ड इन इंडिया वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये 6th सेंचुरी बीसी में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये बेसिकली सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। ये सिल्वर और कॉपर के बने हुए होते थे। लेकिन इन पंच मार्क्ड कॉइन्स के अंदर हमें कोई भी इमेज या कोई भी पिक्चर राजा की या उसका नाम देखने को नहीं मिलता है। आगे चलकर जब हमारे भारत में इंडो ग्रीक्स आए तो इंडो ग्रीक्स ने पहले ऐसे सिक्के इंट्रोड्यूस करने शुरू किए जिसमें राजा का नाम और पिक्चर देखने को मिलता है। और इंडो ग्रीक्स ने सिल्वर, कॉपर और गोल्ड के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करने शुरू किए। आगे चल के कुषाणास ने भारत के अंदर सबसे प्योर गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस करने शुरू किए। माना जाता है कि भारत के अंदर सबसे प्योर गोल्ड कॉइन्स अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किए थे तो वो कुषाण थे। गुप्तास के टाइम पे सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स भारत में इंट्रोड्यूस किए गए। सिर्फ ये बड़े बड़े किंगडम ही नहीं, इनफैक्ट छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे वो भी कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे योध्यास,
भारत के नॉर्थ वेस्ट में ये एक रिपब्लिकन ट्राइब थी, कबीला था जो अलग से रह रहा था। इन्होंने भी अपने कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। इनफैक्ट हमें रोमन कॉइन्स भी भारत के अंदर देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया से, जो कि डेफिनेटली ये दर्शाते हैं कि भारत का बहुत तगड़ा ट्रेड हो रहा था रोमन एम्पायर के साथ। अब यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि 6th सेंचुरी सीई से कॉइन्स का मिलना कम हो जाता है। इतिहासकार इसे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ हमारा जो व्यापार है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, इस कारण से ये सिक्के मिलने बंद हो गए। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मेटल रिसोर्सेज जो थे वो खत्म हो गए थे, इसलिए ये सिक्के मिलना कम हो गए। लेकिन दूसरे इतिहासकार क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही थी। इस टाइम पे भी नए नए शहरों और व्यापार का बहुत तगड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। और ऑल्दो कॉइन्स के हमें एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शंस के अंदर अभी भी कॉइन्स का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो ऑन एंड ऑल यू कैन अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली सर इस टाइम पे बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। 6th सेंचुरी बीसी वो टाइम पीरियड है जब हमें देखने को मिलता है कि सर महाजनपदास का राइज हो रहा है, न्यू कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ट्रेड का बहुत एक्सट्रीम डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया है, और आगे आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि लैंड ग्रांट का डेवलपमेंट हो रहा है और राजा अलग अलग तरीके से अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब बात करते हैं जेम्स प्रिंसेप के बारे में, वापस मौर्यन एम्पायर के बारे में। भाई देखिए, हमने क्या बात की कि ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने, और तब जाकर हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल पाई किसकी, सर मौर्यन एम्पायर की, और वहीं से भारत के इतिहास एक नए आयाम तक पहुंच पाया। लेकिन आखिर जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिसाइफर कैसे किया? तो ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी जो यूज हुई थी अशोकन इंस्क्रिप्शन में, माना जाता है कि इसी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से आगे चलकर देवनागरी और बंगाली स्क्रिप्ट निकली। और आपको पता है देवनागरी वो स्क्रिप्ट है जिसमें प्रेजेंट डे हिंदी लिखी जाती है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। यहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हैं ना आपकी, किसी चीज को वापस से पूरा खोल कर देखना कि कैसे बना है। तो उन्होंने यहां से बैकवर्ड जाना शुरू किया। अब ऑब्वियसली अगर ये ब्राह्मी से निकल कर आई है तो वो यहां से पीछे जाना शुरू करते हैं और शब्दों को वो समझ पाए। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग या बैकवर्ड स्टडी करके उन्होंने ब्राह्मी को डिसाइफर किया। लेकिन मेजर चैलेंज आता है खरोष्ठी को डिसाइफर करने में। आपको याद आ रहा है ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अब खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना अपने आप में एक और मेजर चैलेंज था। तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट को कैसे डिसाइफर किया गया? एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट में जो स्क्रिप्ट हमें मिली है, जो बेसिकली इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो दो भाषा में मिलते थे। आपको याद है, एरामाइक और ग्रीक भाषा में, राइट? एरामाइक और ग्रीक भाषा में। तो होता क्या था कि इंडो ग्रीक्स के जो सिक्के थे उसमें राजा का नाम दोनों भाषा में होता था, ग्रीक और खरोष्ठी भाषा में। तो जेम्स प्रिंसेप ने उन दोनों भाषा को कंपैरिजन किया और उन्होंने वर्ड निकाले कि हाँ भाई, ग्रीक में अगर ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने ऐसे हिंदी इंग्लिश में समीर लिख दिया ऐसे, और हिंदी में ऐसे समीर लिख दिया, तो लिखा दोनों अलग अलग स्क्रिप्ट में है। ये टाइम्स न्यू रोमन, ये देवनागरी में, लेकिन मुझे पता है कि ये समीर लिखा है, ये समीर लिखा है, तो मैं वर्ड का कंपैरिजन करके निकाल सकता हूं। तो नॉर्थ वेस्ट में बेसिकली इंडो ग्रीक्स जो कॉइन और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें ग्रीक और खरोष्ठी दोनों भाषा में सेंटेंसेस लिखे गए हैं। तो जब ग्रीक भाषा उन्होंने पढ़नी समझ ली तो उन्हें समझ आ गया कि खरोष्ठी में जी हाँ सर ये लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ दे डिसाइफर्ड खरोष्ठी लैंग्वेज। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। आखिर इंस्क्रिप्शन कितने इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हमारे लिए वहां से एविडेंस निकालने के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं? तो देखिए भाई, हमने क्या बात की कि भाई इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में भी अपने आप कई सारे चैलेंजेस हैं। जैसे पहली चीज हमने देखा कि किसी भी इंस्क्रिप्शन में, मतलब मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम मेंशन नहीं है। अशोक ने अपना नाम मेंशन नहीं किया, रादर उसने टाइटल लिया है देवा नाम पिय या फिर पियदस्सी। देवा नाम पिय, देवों का प्यारा, पियदस्सी देखने में अच्छा लगने वाला। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये देवा नाम पिय या पियदस्सी कौन है? फिर आगे चलकर जब और इंस्क्रिप्शंस को रीड किया गया तो टोटल 4 जगहों से हमें ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जहां पर अशोक का नाम मेंशन्ड है इन टाइटल के साथ। वो 4 जगहें कौन सी हैं? गुर्जरा मध्य प्रदेश में, मस्की, नित्तूर, ब्रह्मगिरी और उदयगोलन कर्नाटका से। इन चारों जगहों पर पे अशोक का नाम मेंशन्ड है इस टाइटल के साथ कि देवा नाम पिय अशोक। तब जाके हमें समझ आया कि जी हां सर, अशोक इज द किंग जिसकी यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट चैलेंज कि भाई कई बार इंस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं जिनका एग्जैक्ट मतलब निकाल पाना थोड़ा अपने आप में मुश्किल होता है। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई होती हैं जो रियल नहीं लगती। जैसे अशोक अपने एक इंस्क्रिप्शन में मेंशन करता है कि मैंने राज्य के अंदर रिपोर्टिंग स्टार्ट करवाई, मैंने पतिवेदकास को रखना शुरू किया। पतिवेदकास कौन है? जो एक जगह से दूसरी जगह रिपोर्ट्स को पहुंचाते थे। लेकिन आपको सच में लगता है कि इतना बड़ा साम्राज्य जो कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था और बाद में बिंदुसार ने चलाया, वो बिना एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाए चल पाता? तो ये कई बार समझ पाना पॉसिबल नहीं होता है। तीसरी चीज, कई बार ये समझ पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सपोज कोई इंस्क्रिप्शन कहीं पर लिखवाया गया, लेकिन वो किसके लिए लिखवाया गया? क्या लोग सच में रुककर उसको पढ़ते रहे होंगे या उसको समझते रहे होंगे? और
कई बार हमें ये प्रॉब्लम भी होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो साइट पे नहीं मिल रही। जैसे कलिंग वॉर के बारे में हमने बात की कि 261 बीसी में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था कलिंग के क्षेत्र में, लेकिन हमें ऐसा कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है अशोक के द्वारा जहां पर वो कलिंग वॉर की बात कर रहा हो। कलिंग के इलाके से, बाहर के इलाकों में वो इंस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन कलिंग के इलाकों से वो इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। अब इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, इसके ऊपर भी सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। देखो भाई, पहली चीज तो कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं। कई बार क्या होता है, लेटर्स जो होते हैं वो बहुत हल्के फुल्के लिखे हुए होते हैं या मिट जाते हैं। इंस्क्रिप्शन कई बार डैमेज हो जाता है कि हमें आधी इंफॉर्मेशन ही मिलती है। कई बार लेटर्स मिसिंग होते हैं बीच में से। अब जिसने वो इंस्क्रिप्शन लिखा है, मे बी उसने कुछ और सोचकर वो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा, लेकिन कई बार उसके मीनिंग को समझ पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है ना कई बार कि हम किसी और इमोशन के साथ कोई बात कहना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और इमोशन के साथ डिलीवर हो जाती है। तो टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग कि व्हाट इज रिटन, ये कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है समझने के लिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया होगा। अब जरूरी नहीं है कि जो इंस्क्रिप्शन पढ़ रहा है उसने जो इंटरप्रिटेशन किया है इस इंस्क्रिप्शन का वो सही ही हो। कई बार उसके मीनिंग बदल जाने के भी चांसेस होते हैं। अब इतने सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, लेकिन हर इंस्क्रिप्शन को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है या रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो कई सारे इंस्क्रिप्शन अभी भी ऐसे हैं जिनको रिकॉर्ड करना या जिनको ट्रांसलेट करना बहुत बचा हुआ है, और मे बी उनसे हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके अलावा हमें जो जरूरी लगता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि उसको इंस्क्रिप्शन में लिखा गया हो, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में सिर्फ वही चीजें लिखी गई हैं जो उस लिखवाने वाले को इंपॉर्टेंट लगा होगा, जो उस राजा को इंपॉर्टेंट लगा होगा। समाज में यूं तो और भी कई सारी चीजें चल रही होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को लिखवाया गया होगा। एंड ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये उसका व्यू पॉइंट हमें दिखा रहे हैं जिसने इसको लिखवाया है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इंस्क्रिप्शन को एज अ सोर्स यूज करने से पहले हम उसका टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ मिलाकर पढ़ें, कि सिर्फ पूरी तरीके से इंस्क्रिप्शन पर बेस्ड होकर हम अगर इतिहास लिखने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा समझ आएगा। ये क्विक रिवीजन के लिए था। मिलता हूं मैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, कीप स्माइलिंग।